गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या लिखा आपने पिछली बार? नव मानववाद। अच्छा, मानववाद का मतलब मैंने आपको बता दिया है। और थोड़ा लिख लीजिए। अभिप्राय तो कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि मानववाद का मतलब क्या है। थोड़ा लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट, कि मानववादी विचारधारा मानवीय स्वतंत्रता, गरिमा, मानववादी विचारधारा मानवीय स्वतंत्रता, गरिमा, अधिकार समर्थक विचार है। मानवीय स्वतंत्रता, गरिमा और अधिकार समर्थक विचार है। परंतु एम एन रॉय का मानववाद प्रचलित मानववाद के प्रचलित मानववाद के रूपों से अलग है। एम एन रॉय का मानववाद प्रचलित मानववाद के रूपों से अलग है। अतः यह विचार उदारवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद जैसी मानववादी विचारधाराओं से पूर्णतः भिन्न है। मानववादी विचारधाराओं से पूर्णतः भिन्न है। अगला पॉइंट, एम एन रॉय ने मानववादी विचारधारा के दो मूल स्तंभ का उल्लेख किया है। एम एन रॉय ने मानववादी विचारधारा के दो मूल स्तंभ का उल्लेख किया है। मानववादी विचारधारा के दो मूल स्तंभ का उल्लेख किया है। पहला स्वतंत्रता, दूसरा नैतिकता। दो मूल स्तंभ का उल्लेख किया है। पहला स्वतंत्रता, दूसरा नैतिकता। अगले पैराग्राफ से उनके अनुसार स्वतंत्रता मानव की सर्वाधिक मूलभूत आकांक्षा है। स्वतंत्रता मानव की सर्वाधिक मूलभूत आकांक्षा है। जिस प्रकार जैविक और शारीरिक आवश्यकताओं का महत्व होता है,
जिस प्रकार जैविक और शारीरिक आवश्यकताओं का महत्व होता है, वही महत्व स्वतंत्रता का है। वही महत्व स्वतंत्रता का है। तो अच्छा, आप कंपैरिजन करके देखेंगे, इसका लगता है मिल जैसे बात कोई कर रहा है। जब कोई मानववाद की बात करेगा तो कंपैरिजन आप कभी भी कर सकते हैं। जब वो स्वतंत्रता को केंद्र में ला रहे हैं तो कहीं न कहीं मिल की बात कर रहे हैं। और दो, यानी उनके मानववाद की कई फंडामेंटल, हर चीज की प्राथमिकता होती है। उनके मानववाद के कई बेस होते हैं, बड़े सारे एलिमेंट हैं, लेकिन जो फंडामेंटल दो पिलर निकालना हो तो वह है स्वतंत्रता और नैतिकता। अच्छा, स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि स्वतंत्रता नैतिकता का मतलब है, तो आप जानते हैं मानववाद में मानव के मूल स्वभाव पर भी विवाद रहा है कि मानव भौतिक वस्तुओं का उपभोक्ता है या नैतिक है। अगर व्यक्ति भौतिक वस्तुओं का उपभोक्ता है तो स्वाभाविक रूप में वो फिर पशु से अलग नहीं है। और ये बात तो हमने कितनी बार बता दी है, सो इसे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जहां जरूरत हो शब्द सीमा को आप आगे पीछे कर सकते हैं। कई बार आप देखेंगे, कई बार जब विषय हम लिखते हैं, एक बार तो पहला प्राथमिकता होता है कि विषय समझ लिया जाए। समझने के बाद लिखने का बड़ा बार बार चैलेंज आता है, और लिखने में शब्द सीमा को आगे पीछे करना पड़ता है। शब्द सीमा नियंत्रित इसलिए नहीं होती कि हम विषय को समझते नहीं। और दूसरी बात होती है, कई बार कहाँ गड़बड़ी होती है लेखन में, आपको बता दें। अब ध्यान से क्लास को सुन लीजिए। जैसे लेखन में कई बार क्या गड़बड़ी होती है कि हमने मानववाद के 5-6 एलिमेंट को पढ़ लिया, तो प्राथमिकता अगर हमें पता चला इसमें स्वतंत्रता नैतिकता 2 छोड़ दिया, बाकी लिख दिया, तो बाकी सब लिख देंगे, काम नहीं चलेगा। तो उत्तर में प्राथमिकता का भी मायने होता है। बात अब याद रखिए, क्रक्स का मायने होता है। कोई भी चीज आप लिख रहे हैं, मैं आप याद रखिए, मकान में बिना पिलर के मकान नहीं बन सकता, एक आका अलमारी न बने चल जाएगा। हर चीज की विशेषता ऐसी है। बिना दिल के शरीर नहीं चलता, बाल हो न हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल और दिल को तो अलग अलग करेंगे आप। यही फर्क होता है हर चीज में। जब आप सार पढ़ते हैं, जब आप शार्प तरीके से पढ़ते हैं, चीजों को सुनते हैं, तो आप इधर के आपको लिखने में कठिनाई कभी नहीं आनी चाहिए। लिखने में कठिनाई का मूल कारण है कि समझने में कठिनाई है। जो हम मानते कि हम बड़े विवेकशील हैं, बुद्धिमान तो आप लोग ही हैं। 18 साल के बाद बच्चा दूसरे की सुन लेती है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आप लोगों के लिए सही नहीं है। आप मेरी सुनी तो रहे हैं। ये कठिन काम होता है, कठिन काम होता है, क्योंकि व्यक्ति विवेकशील हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। इसलिए हमने प्राथमिकता रखी है। बड़े इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ी चीज पढ़ के आप अच्छा कर सकते हैं। तो 2 फंडामेंटल पिलर है, स्वतंत्रता और नैतिकता। उसके बाद हम बाकी चीजों को लिखेंगे। ये 2 नहीं छोड़ सकते, और 2 सबसे पहले ही लिखेंगे। 2 सबसे पहले लिखेंगे। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? हाँ, परंतु एमएन रॉय ने मानव को भौतिक के बजाय नैतिक कहा। एमएन रॉय ने मानव को भौतिक के बजाय नैतिक कहा। मानव को भौतिक के बजाय नैतिक कहा, जिसके अनुसार मानव स्वार्थी, शक्ति का आकांक्षी, मानव स्वार्थी, शक्ति का आकांक्षी और प्रभुत्व स्थापित करने वाला नहीं है। स्वार्थी, शक्ति का आकांक्षी, प्रभुत्व स्थापित करने वाला नहीं है, जैसा हॉब्स ने कहा है। जैसा हॉब्स ने कहा है। इसलिए मानव की मूल विशेषता समुदाय की भलाई में है।
मानव की मूल विशेषता समुदाय की भलाई में है। अगले पैराग्राफ से गांधी ने भी मानव को नैतिक कहा। गांधी ने भी मानव को नैतिक कहा, परंतु गांधीवादी चिंतन का आधार गांधी ने भी मानव को नैतिक कहा, परंतु गांधीवादी चिंतन का आधार धार्मिक और आध्यात्मिक है। गांधीवादी चिंतन का आधार धार्मिक और आध्यात्मिक है, जबकि एम.एन. रॉय एक और मानव को नैतिक मानते हैं, एक और मानव को नैतिक मानते हैं, दूसरी ओर विज्ञान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के जोरदार समर्थक हैं। दूसरी ओर विज्ञान और वैज्ञानिक प्रगति के जोरदार समर्थक हैं। विज्ञान और वैज्ञानिक प्रगति के जोरदार समर्थक हैं। अच्छा, आपको याद दिला दें, इसलिए कहा भी जाता है कि मानववाद को कई बार दो रूपों में भारत के परंपरा में देखा जाए। मानववाद को कई रूपों लोग मानते हैं, लेकिन मानववाद का दो बड़ा आधार है। और आप ये देखिए, यही मानववाद तो नैतिकता का विचार है। इसे बार बार कहते हैं, अगर ये विचार आप पढ़िए तो एथिक्स आपको, अगर पॉलिटिकल थिंकर थियरी पढ़ लीजिए, एथिक्स तो 90% आपका कवर हो जाता है। कैसे? अब देखिए, मानव का मूल विशेषता क्या है? एक बात एम.एन. रॉय शुरू से लेकर अंत तक एक कायम रहे, शुरू से लेकर अंत तक एक बात में कायम रहे कि मानववाद का मूल आधार क्या है? नैतिकता है। लेकिन मानव का विज्ञान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति, मानव प्रगति का मूल आधार ये है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो माना करते थे भाई विज्ञान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति, इसका मतलब उनका धर्म और अध्यात्म में शुरू से लेकर अंत तक भरोसा नहीं रहा। जब वो मार्क्सवादी थे तो भी, जो मानववादी थे तो भी, वो किसी भी समस्या का समाधान धर्म और अध्यात्म में नहीं तलाशते थे। अभी मानव को समझने की दो प्रवृत्ति है, इसलिए नेहरू का भी मानववाद वैज्ञानिक मानववाद है। लेकिन फिर वो नेहरू से भी अलग हो जाते हैं किसी कारण से, इसलिए उनका मानववाद आध्यात्मिक। गांधी भी मानववादी थे, गांधी मानववादी इसलिए थे, मानव का मतलब है कि मानवीय आजादी की बात करना, मानवीय स्वतंत्रता की बात करना। और अगर जब हर मानव ईश्वर की संतान है तो मानव में स्वतंत्रता अपने हाथ मिल गई। अगर हमने कह दिया कि मानव ईश्वर की संतान है तो जो ईश्वर में क्षमताएं हैं वही सारी मानव में है। जो काम ईश्वर कर सकता है वो सारे काम मानव कर सकता है। यही वेदांत का दर्शन है। तो बहुत बड़ा मानववादी फिलॉसफी है कि मानव में कोई कमी हो, विसंगति हो, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन एम.एन. रॉय जैसे लोग मानववाद को वैज्ञानिक तरीके से मानते हैं, जैसा नेहरू ने माना। अब देखिए, विज्ञान तो आधुनिक विकास का बहुत बड़ा कारण तो विज्ञान ही रहा है। चाहे उद्योग है, चाहे इंडस्ट्रीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विज्ञान ने मानवता की भलाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और दूसरी तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति, केवल विज्ञान एक टूल नहीं है, तकनीक नहीं है। सबसे बड़ी शुभ बात है कि विज्ञान के द्वारा हमने इंडस्ट्री बना ली, विज्ञान के द्वारा हमने सारे भौतिक विकास कर लिए। इस भौतिक विकास के पीछे जो मूल प्रवृत्ति है वो है वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट। और यकीन मानिए, दुनिया में बिरले, साइंस पढ़ने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट बिरले लोगों का हो पाता है जो नेहरू का था। भारत जैसे देश में अगर आप देखेंगे, नेहरू का पूरा जीवन देखेंगे, बड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट था। हर आदमी की बड़ी शानदार विशेषताएं होती हैं। तो कई बार होता है कि हम पूर्वाग्रहपूर्ण उस व्यक्ति की हर विशेषता को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हमारे हित उससे टकराते हैं, या हमारी कुछ ऐसी विचारधारा है जिसकी वजह से हम उसकी आलोचना करनी है, तो हमारी मजबूरी है। या तो हम भाई किसी बात को, इसे कहा भी जाता है व्यक्ति में साइंटिफिक टेम्परामेंट, हम किसी चीज को जीवन, आधा हमारा जीवन हम देखते हैं पूर्वाग्रह से चलता रहता है।
हम किसी चीज क्यों मान लेते हैं? धर्म ग्रंथों में लिख दिया गया। हम उसका वैज्ञानिक प्रयोग करके नहीं देखते, हम खुद अनुभव करके नहीं देखते। भाई जो ज्ञान अनुभवजन्य है वही तो ज्ञान वास्तविक है। अब धर्म ग्रंथ में कुछ लिखा गया है और हमें प्रमाण उसका मिल नहीं रहा है, हमें जस्ट उसका उल्टा दिख रहा है, तो ये बात तो मानना बड़ा कठिन है। इसलिए कई बार आप देखते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है जीवन पूर्वाग्रहों से नहीं चलना चाहिए। हो सकता है हमारे पास बड़े साइंटिफिक गैजेट्स हों, आज के दौर में तो हम साइंटिफिक गैजेट्स की दुनिया से घिरे हुए हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है। साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा नहीं है। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसा होता है? पूर्वाग्रह नहीं, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन। कई बार आप देखते हैं भाषा, जाति, धर्म, राष्ट्र भी लोगों को विभाजित करता है। हम बड़े पूर्वाग्रहपूर्ण होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लोग सोचेंगे कि भारत के लोग यहाँ पता नहीं क्यों आ गए, ये तो बेकार के लोग हैं। दक्षिण भारत में जाएंगे तो सोचेंगे ये तो उत्तर भारत वाले ऐसे हैं। उत्तर भारत में जाएंगे सोचेंगे दक्षिण भारत वाले ऐसे हैं, इस जाति के लोग ऐसे हैं, धर्म के लोग ऐसे हैं। ये और हम एक सामान्य निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आधा जीवन तो पूर्वाग्रहों पे चलता रहता है। हम अनुभवात्मक जीवन नहीं जीते, तर्क के हिसाब से उसका मूल्यांकन नहीं करते। और यकीन मानिए ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है जीवन में। तो कुछ लोग ऐसे बिरले किस्म के लोग होते हैं, बड़े विलक्षण लोग होते हैं, वो हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं। और साइंटिफिक टेम्परामेंट जहां भी आएगा तो वहां किसी भी बात को मानने का प्रमाण एक ही होगा कि तर्क और अनुभवजन्य सिद्ध हो रहा है या नहीं, उसके पीछे प्रमाण दीजिए। इसे किसी की आलोचना करते समय ये बात जरूर देखिए कि क्या उसके विपक्ष में भी कोई विचार है। अब कई बार हम उस बात को पूर्वाग्रह हो सकता है हमारा, और चूंकि देखिए जीवन में विचार को शेप करने में बड़ी भूमिकाओं का योगदान हो, परिवार होता है, विद्यालय, विश्वविद्यालय, तो आप जो हैं आप में भी तो एक समाज में दौड़ रहा है। हम एक समाज में रहते हैं, हमारे अंदर एक समाज है, इसे सोशलाइजेशन कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भाषा में। तो सोशलाइजेशन बड़े लंबे समय तक होता है, उन विचारों को बदल देना। और जीवन में आप देखिए कुछ ही लोग इतने फ्लेक्सिबल होते हैं और वही बहुत महान काम कर जाते हैं। कुछ लोग हमेशा चीजों के बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोग अपनी मान्यताओं को हमेशा चेंज करने को तैयार होते हैं, बशर्ते आप हमें तार्किक रूप में समझा दीजिए, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा। ऐसे लोग आप देखें जीवन में। अब कुछ लोग इतने पूर्वाग्रही हो जाते हैं कि ना, जो हमने मान रखा है वो सही है, जो हमारे खिलाफ काम किया कट्टा, जो हमसे खिलाफ बोल रहा है उसके साथ मैं जाऊंगा ही नहीं। हो सकता है उसी की बात सच हो। आप एक बार करके देखिए। इसे साइंटिफिक टेम्परामेंट होना, नेहरू जैसे लोगों की बात थी। और मैं तो एक एग्जांपल बार बार देता हूं, नेहरू की आलोचना कर लेना कठिन है। जिस भारत में उन्होंने IIT जैसी संस्थाओं की नींव रखी, भाई पिछड़े देश में आज इतने बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका में पूरा डोमिनेट कर रहे हैं, विजन तो नेहरू का था। इस बात को हम कैसे, भारत जैसे विकासशील देश में वो शैक्षणिक संस्थान नेहरू बना के चले गए जो अमेरिका में ही संभव था, हमारे जैसे गरीब देश में संभव नहीं था। लेकिन एक विजन तो था उनका, परमाणु ऊर्जा से लेके सारी बातों को लेके। तो ये बड़ी विशेषता होती है। उस जमाने में नेहरू की केवल एक पुत्र थी। और कई बार मैं कहता हूं देखिए दुनिया में हर व्यक्ति का सम्मान है, हर व्यक्ति अपनी आजादी है, लेकिन अगर हमारे यहाँ दुर्भाग्य है, आप देखिए मैं कुछ बात कह दूंगा तो आप मेरी बात कई बार आपको हो सकता है किसी आपकी राजनीतिक हस्ती के खिलाफ चला जाए। लेकिन ये बात मुझे कभी पसंद नहीं आई। मैं देखिए बेटी बेटी तो माँ बाप की प्राथमिकता है, लेकिन एक बेटे की चाहत में, मतलब इसलिए हम 8-9 बेटी हमारे पास हो जाए कि एक बेटा है, तो इससे बड़ी अवैज्ञानिक, इससे बड़ा पूर्वाग्रही व्यक्तित्व जो मैंने देखा नहीं। तो जो लोग नेहरू की आलोचना करते थे उनसे उनको सीखना चाहिए। पूर्वाग्रह कई लोगों का पूर्वाग्रह इस तरीके से चलता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि नेहरू बड़े वैज्ञानिक किस्म का, हर बात में साइंस एक्सपेरिमेंट करके देखते थे। और इसलिए विज्ञान ने मानवता का ज्यादा भलाई की, धर्म ने तो बल्कि, अभी इस बात पर बड़ा डिबेट हो सकता है, लेकिन आगे लिख लीजिए। तो वैज्ञानिक मानववाद था। तो उनका मानववाद कैसा था? वैज्ञानिक। अब सवाल है नेहरू का भी वैज्ञानिक मानववाद था। इसे कहा भी जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया था स्टेट वगैरह में, पीसीएस में, कि नेहरू तो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो कहा जाता है कि नेहरू और गांधी दो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। नेहरू गांधी के जीवन का तरीका ये लगता है, गांधी आध्यात्मिक थे, नेहरू वैज्ञानिक थे, लेकिन उद्देश्य एक था, लक्ष्य एक ही था, भारत का नव निर्माण। और यही तो लोकतंत्र में खास बात है कि विचारधाराओं के अंतर हमेशा विद्यमान होते हैं। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? वैज्ञानिक प्रवृत्ति की जोरदार समर्थक थे, परंतु उनका वैज्ञानिक मानववाद नेहरू की भांति नहीं था।
परंतु उनका वैज्ञानिक मानववाद नेहरू की भांति नहीं था। क्योंकि नेहरू संसदीय लोकतांत्रिक शासन के समर्थक थे। क्योंकि नेहरू संसदीय लोकतांत्रिक शासन के समर्थक थे, परंतु एम.एन. रॉय ने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया, पार्टीलेस डेमोक्रेसी। परंतु एम.एन. रॉय ने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया। एम.एन. रॉय ने दल विहीन लोकतंत्र अंडरलाइन, पार्टीलेस डेमोक्रेसी। एम.एन. रॉय ने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया। अगले पैराग्राफ से, अगले पॉइंट से, यह संयोग का विषय है कि उन्होंने नव मानववाद के रूप में, यह संयोग का विषय कि उन्होंने नव मानववाद के रूप में मार्क्सवाद की कठोर आलोचना की। उन्हें नव मानववाद के रूप में मार्क्सवाद की कठोर आलोचना की। उन्होंने नव मानववाद के रूप में मार्क्सवाद की कठोर आलोचना की और उन्होंने यह देखा कि सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन हो गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन हो गया। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन हो गया। अच्छा, एक बड़ी खास बात है, अब उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। कई बार लोग करते भी, जैसे पूरा उत्तर आप लिख रहे हैं, कोई कोटेशन है तो बीच में 2 लाइन लिख के स्पेस छोड़ के आगे फिर बढ़ गए। क्योंकि यूपीएससी में आपको स्पेस पर्याप्त मिलता है, 4-4 पेज मिलते हैं उत्तर लिखने को, तो 4-4 पेज का मतलब, तो बीच बीच में ऐसे आप क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं, कोई कोटेशन याद आ जाए। यहाँ पे एम.एन. रॉय ने बड़ी अच्छी बात कही। अब आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ज्यादा से ज्यादा इसलिए नहीं कि थिंकर में सारी बातें पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न थिंकर। इसे अगर वेस्टर्न थिंकर पढ़िए तो इंडियन थिंकर में सारी बात कंपेरिजन में आती है, रिपीट होती है। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, और जो कम से कम आज भी प्रासंगिक है। उनका आजादी के लिए 2 खतरा होता है, एक क्लास का, दूसरा राष्ट्र का। ये दोनों कितने महत्वपूर्ण शब्द है समझने वाले। क्लास का मतलब है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, साम्यवाद। तो साम्यवाद ने, यानी एम.एन. रॉय ने साम्यवाद की आलोचना कर दी। देखिए, बाकी सबकी आलोचना इसलिए कर दी क्योंकि बाकी सबके शुरू से आलोचना करते थे। गांधीवाद के शुरू से आलोचक थे। उन्होंने कहा कि भारत में वेदांतिकवाद जैसी कोई परंपरा नहीं है, वो बिल्कुल धार्मिक अंधविश्वास है, पोंगापंथ है। इससे उन्होंने बड़ी आलोचना की। तो बाकी सबके तो शुरू से आलोचक थे, फांसीवाद के तो शुरू से आलोचक थे वो। ये इंटरेस्टिंग पार्ट था जब उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की। भाई मार्क्सवादी थे, पूंजीवाद के आलोचक शुरू से थे, तो बाकी चीजों के तो शुरू से आलोचक थे, लेकिन जिस स्कूल में थे उसी की इतनी बड़ी आलोचना कर दिया। और कहा भी जाता है, हमारे यहाँ कई ऐसे विचारक थे, उन्होंने इसी भी वैचारिक परिवर्तन किए हैं। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे E.M.S. नमोदरीपाद, वो पहले गांधीवादी थे, बाद में कम्युनिस्ट हो गए। जयप्रकाश नारायण पहले समाजवादी थे, बाद में गांधीवादी हो गए। तो ऐसा संक्रमण कई लोगों में है, तो जीवन में हो भी सकता है। इस वजह से आप देखेंगे कि उन्होंने मार्क्सवाद की जो आलोचना थी वो जोरदार थी। तो ये तो हकीकत की बात है। देखिए, जब राष्ट्रवाद हावी हो जाता है, अति राष्ट्रवाद बढ़ता है, अंतरराष्ट्रवाद जो मुसोलिनी का बढ़ा, हिटलर का बढ़ा, तो उनका क्लास से भी आजादी गई, राष्ट्र से भी आजादी गई। तो क्लास की बात कौन करता था? मार्क्सवादी। अंतरराष्ट्रवाद की बात कौन करता था? फांसीवादी। आगे लिख लीजिए। उनका प्रसिद्ध कथन है,
उनका प्रसिद्ध कथन है कि मानवीय स्वतंत्रता के लिए वर्ग और राष्ट्र दोनों खतरनाक बन गए। मानवीय स्वतंत्रता के लिए वर्ग और राष्ट्र दोनों खतरनाक बन गए। वर्ग और राष्ट्र दोनों खतरनाक बन गए क्योंकि स्टालिन ने वर्ग के आधार पर स्वतंत्रता का दमन कर दिया। क्योंकि स्टालिन ने वर्ग के आधार पर स्वतंत्रता का दमन कर दिया। स्टालिन ने वर्ग के आधार पर स्वतंत्रता का दमन कर दिया, जबकि फांसीवादियों ने अंध राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर स्वतंत्रता को कुचल दिया। जबकि फांसीवादियों ने अंध राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर स्वतंत्रता को कुचल दिया। फांसीवादियों ने अंध राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर स्वतंत्रता को कुचल दिया। अंध राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर स्वतंत्रता को कुचल दिया। अगले पैराग्राफ से यह उल्लेखनीय है कि द्वितीय चरण में मार्क्सवादी विचारधारा के कठोर समर्थक होने के बावजूद मार्क्सवादी विचारधारा कठोर समर्थक होने के बावजूद नव मानववादी के रूप में अच्छा, कोई भी दिला दे। रेडिकल ह्यूमनिज्म का एक और अनुवाद होता उत्कट मानववाद। रेडिकल का एक और हिंदी मतलब होता उत्कट, आमूल, उत्कट। तो क्या लिखा आपने? नव मानववादी के रूप में उन्होंने मार्क्सवाद की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की। नव मानववादी के रूप में उन्होंने मार्क्सवाद की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की। मार्क्सवाद की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की। पहला पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत निरर्थक है। सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत निरर्थक है। सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत निरर्थक है और इसके बजाय उन्होंने शिक्षा द्वारा क्रांति पर बल दिया। शिक्षा के द्वारा क्रांति पर बल दिया। आपको लगता नहीं ग्रामस्की की दिशा में पहुंच गए? मतलब शिक्षा के द्वारा, विचारों के द्वारा क्रांति। अब जब विचारों के द्वारा ही परिवर्तन करना था तो ये तो नव उदार फिरोज शाह मेहता जैसे हो गए। जो हमारे नरमपंथी लोग कहते थे वो यही कहते थे, पहले भारत में शिक्षा दिया जाए, सामाजिक परिवर्तन किया जाए, उसके बाद आजादी मिलेगी, उसके बाद आजादी मिल जाएगी। तो ये दो स्कूल हमेशा रह गया, क्रांति के बारे में दो विचार हमेशा रह गए। तो अब उन्होंने कहा शिक्षा के द्वारा क्रांति मिलेगी, तो अब ग्रामस्की के नजदीक है अब वैचारिक क्रांति होगी। दूसरा पॉइंट, अच्छा ये भी मानव जीवन का फैक्ट है, हिंसा जवानी में हो सकती है, बुढ़ापे में थोड़ी।
और आदमी जब जरा सोच के देखिए, अब 1940 के बाद तो उनकी उम्र 70 साल के आसपास थी, तो क्रांति क्या करते हो? क्रांति करने का जमाना तो गया था वो। आगे लिख लीजिए। अच्छा, कभी 70 साल किसी आदमी को देखा आपने कि पिस्तौल लेकर दौड़ रहा हो? रेयर देखा होगा। और 20 से 25 साल आदमी के हाथ में? आगे लिख लीजिए। उन्होंने अतिरिक्त मूल्य के विचार को भी अतिरिक्त मूल्य के विचार का भी खंडन कर दिया। अतिरिक्त मूल्य के विचार का खंडन कर दिया क्योंकि लाभ के बिना उद्योगों का विकास संभव नहीं है। अतिरिक्त मूल्य के विचार का खंडन कर दिया क्योंकि लाभ के बिना उद्योगों का विचार संभव नहीं है। क्योंकि लाभ के बिना उद्योगों का विचार संभव नहीं है। अगला, लाभ के बिना उद्योगों का विचार संभव नहीं है। अगला पॉइंट, उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को भी सिरे से खारिज कर दिया। ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को भी सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि इतिहास की भौतिकवादी और आर्थिक व्याख्या पर्याप्त नहीं है। इतिहास की भौतिकवादी और आर्थिक व्याख्या पर्याप्त नहीं है। इतिहास की भौतिकवादी और आर्थिक व्याख्या पर्याप्त नहीं है। अगले पैराग्राफ से, उन्हीं के अनुसार स्वतंत्रता के लिए दल विहीन लोकतंत्र के अलावा उनके अनुसार स्वतंत्रता के लिए दल विहीन लोकतंत्र के अलावा एक बहुलवादी समाज भी होना चाहिए। बहुलवादी समाज अंडरलाइन। दल विहीन लोकतंत्र के अलावा एक बहुलवादी समाज भी होना चाहिए जिसका अभिप्राय है कि समाज में विभिन्न प्रकार के समूहों की उपस्थिति आवश्यक है। जिसका अभिप्राय है कि समाज में विभिन्न प्रकार के समूहों की उपस्थिति आवश्यक है। समाज में विभिन्न प्रकार की समूहों की उपस्थिति आवश्यक है। और आप देखिए, बहुलवाद का विचार बड़ा सिंपल सा है कि समाज में अनेक समूह, बहुल समूह का मतलब होता है कि मतलब टीचर्स का समूह, छात्रों का समूह, वर्कर्स का समूह, व्यापारियों का समूह, जिसे हम बहुलवाद कहते हैं, उसी का व्यवहारिक नाम है दबाव समूह। एक खास बात है। और बहुलवाद कैसे आजादी को संरक्षित करता है उसका एक एग्जाम्पल आपको बता दें। बहुलवाद होगा तो अपने आप में बहुत सारे मत होंगे, विचार होंगे, भिन्न होंगे। अब बहुलवाद का विरोधी भी आप देख सकते हैं। बहुलवाद का मतलब समाज में बहुत समूहों की भिन्नता
बहुलवादी व्यक्ति को इकाई नहीं मानता, समूह को इकाई मानता है। और बहुलवादी विचार ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जैसे कि संविधान निर्माताओं में जेफरसन, मेडिसन, इन लोगों ने कहा कि लोकतंत्र में आजादी को बचाने की पहली जो गारंटी होती है वो सेपरेशन ऑफ पावर है। भाई लोकतंत्र में आपने आजादी को बचाया तो क्या होना चाहिए? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शक्तियां अलग अलग होना चाहिए। और पॉलिटिकल फ्रंट हो रहे हैं। तब देखिए इसराइल में समय जो हो रहा है, इसराइल में इतना भारी विरोध इसीलिए तो हुआ कि सरकार कुछ ऐसा परिवर्तन करना चाहती थी जिससे न्यायपालिका की शक्तियां कमजोर हो जाए, सरकार को ऊपर वापस लेना पड़ा। इसका मतलब है अमेरिका ने जब सेपरेशन ऑफ पावर का विचार दिया तो उनकी भाई पॉलिटिक्स के स्टूडेंट होने आते आसपास की घटनाओं पर हमारा ध्यान होना चाहिए। वहीं से एग्जामिनर उठा के सवाल पूछ लेता है। जीएस में ऐसा खूब होता है। और इसलिए कुछ भी करंट अफेयर जैसी कोई चीज होती नहीं, हर चीज का सैद्धांतिक उत्तर है। तो इसराइल में पूरा विरोध ही इसलिए हो रहा था कि इस सेपरेशन ऑफ पावर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, कार्यपालिका शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रही थी। अब जो बात ध्यान में रखने की है, अगर कार्यपालिका शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रही थी तो सेपरेशन ऑफ पावर बाधित होगा। तो संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर हमने बना दिया, समाज में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। अब समाज में कैसे सेपरेशन ऑफ पावर होगा? व्यापारी अलग होंगे, किसान अलग होंगे, छात्र अलग होंगे, तो उनकी कोई न कोई डिमांड होगी और सरकार पर लगातार दबाव बना के रखेंगे, सरकार पर लगातार दबाव बना के रखेंगे, सरकार से बार्गेनिंग करते रहेंगे। तो जितने बहुत अनेक समूह होंगे तो सरकार हमेशा डिफेंसिव होगी, क्योंकि एक व्यक्ति चाहे तो अपने अलग रूप में सरकार पर दबाव कभी नहीं बना सकता। भाई एक स्टूडेंट चाहे कि विश्वविद्यालय पर दबाव बना तो नहीं बना पाएगा, लेकिन सारे छात्र मिल जाए तो दबाव बना देंगे। इसे और उसका मतलब क्या है? जो बहुत सारे समूह रहेंगे, भाई सरकार के पास तो शक्ति होती है, तो सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि समाज में अनेक समूह रहें और सरकार की नीतियों पर लगातार वॉच करें, उनकी आलोचना करें, उनके खिलाफ आंदोलन करें। इसलिए बहुलवादी समाज होना लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। अब उन्होंने कह दिया दल विहीन लोकतंत्र, इसका मतलब है यहाँ उनके विचार गांधी जी से चले गए। और आरंभिक रूप में जितने भी मानववादी किस्म के लोग थे वो लोकतंत्र की बात तो करते थे, लेकिन उनका लगता था कि जब पार्टी आ जाएगी तो लोकतंत्र कैसा रहेगा? भाई पार्टी तो एक मध्यस्थ है, एक मीडिएटर है। पार्टी कैसा मीडिएटर है जो लोग के बहाने खुद ही सत्ता में आ जाता है। और भारत में आप नहीं देख रहे हैं, लोगों का शासन आया, पार्टी का शासन आ गया। और ये भारत में बड़ी विडंबना है दोस्तों। देखिए आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत में लोकतंत्र में बहुत सारी प्रगतियां हुई, लेकिन जिस तुलना में आम जनता की प्रगति हुई उससे 100 गुना ज्यादा नेताओं की संपत्ति बढ़ गई। भाई जमींदारी हमने क्यों हटाया था? जमींदारी हमने इसलिए हटाया था ना कि विषमता कम करने के लिए। बहुत ध्यान से देखने की बात है ये, इस पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। इसका मतलब है कि हमने जमींदारी इसलिए हटाया था, राज्य का उद्योगों पर नियंत्रण इसलिए किया था कि संपत्ति का विकेंद्रीकरण होता रहे। लेकिन हमारे यहाँ जो नेता बना वही जमींदार हो गया। इसका मतलब है पार्टी के नाम पर समाज के हित की बात हुई या स्वयं व्यक्ति या परिवार के हित की बात हो गई। ये लोकतंत्र में हर जगह खामी आती है, विकासशील देशों में जबरदस्त खामी आती है। आप याद रखिए, सामंतवादी क्या है? परिवार का शासन होना सामंतवादी तो है। इसी सामंतवाद को हटा के लोकतंत्र आया था। और फिर क्या हो गया? चाहे हमारे न्यायाधीशों में देखिए, पॉलिटिक्स में देखिए, कम से कम यूपीएससी है तो कम से कम इस बात का तो गारंटी है कि यहाँ परिवारवाद नहीं हो पाता। यूपीएससी में खास बात है ये लोकतंत्र में ऐसा मामला होना चाहिए कि हर व्यक्ति को अवसर मिले, कुछ परिवारों को ही क्यों। भाई परिवार जहां होगा वो तो सामंतवाद होगा, जहां व्यक्ति पूजा हो गई वो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। जहां व्यक्ति पूजा हो गई वो डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगा। तो डेमोक्रेसी के लिए खतरे पहले भी थे, आज भी है। लेकिन अब फिर आप सवाल करेंगे, सही बताओ रोमांटिक हो गए, कहीं विचार लगेगा भी? तो अब यही तो सवाल है। कई बार हम जब ऐसा मानववाद दे दिया जो कि रोमांटिक हो गया, तो व्यवहारिक बात करनी बड़ी जरूरी है। अब बिना दल के डेमोक्रेसी चल नहीं पाएगी भारत में। तो ये मामला तो गांधी ने भी कहा था जब भारत आजाद हुआ, तो ये मामला तो गांधी ने भी कहा था कि दल विहीन लोकतंत्र बनाओ, दल विहीन लोकतंत्र बनाओ। जैसे देश आजाद हुआ, गांधी ने दो खिलाफ बात कही थी। एक तो सिविल सेवा, गांधी ने कहा था इन्हीं लोगों ने तो हमारा खून चूसा था। याद रखो ये सिविल सेवा कौन है? लॉर्ड कर्जन के उत्तराधिकारी हैं। इन सबको हटाओ, ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन सरदार पटेल बड़ी व्यवहारिक थे, उन्होंने जवाब दिया था कि आप याद रखिए, ये ठीक बात है कि देश में सामाजिक न्याय होना चाहिए,
लेकिन सामाजिक न्याय की पूर्व शर्त ये भी एक सुरक्षा और एकता भी होनी चाहिए। तो इस तरह सुरक्षा एकता नहीं कर पाएंगे तो वहां पे फिर पार्टी बिना लोकतंत्र कैसे चलेगा। इस मामले में डॉक्टर अम्बेडकर ज्यादा व्यवहारिक थे कि उन्होंने ऐसी बात कही जो व्यवहार में लाया जा सकता है। तो अब ये आपको लगता है ना कि नव मानववाद की जितनी बातें हैं सैद्धांतिक तौर पर जोरदार हैं, तो कहीं न कहीं किसी से मिलेंगे। नैतिकता की बात करें गांधी से मिल जाएगा। जब आप विकेंद्रीकरण की बात करेंगे, दल विहीन लोकतंत्र, इसी बात को गांधी कहते थे। लेकिन एम एन रॉय ने कहा नहीं नहीं, हमारा जो नव मानववाद होगा वो किसी जैसा नहीं होगा। तो ये नव मानववाद के बेसिक एलिमेंट आ गए जो हमने अलग अलग तरीके से आपको लिखवा दिया, कंपेरिजन भी कर दिया। लेकिन नव मानववाद का उनका व्यवहारिक पक्ष भी है। भारत के लिए भी उन्होंने कुछ बात कह दी। एक तो नव मानववाद का सैद्धांतिक पक्ष है, क्योंकि जब नव मानववाद का विचार आ रहा था तो उस समय भारत आजाद हो गया। अब भारत आजाद हो गया तो आजादी के बाद नेहरू की सरकार आई, और अब जानते हैं भाई जो भी सत्ता में रहेगा उसको आलोचना का सामना हमेशा झेलना पड़ता है। अब नेहरू कितना भी अच्छा काम किया हो, सब लोग आलोचना करते थे कि नेहरू ने ये नहीं किया। साम्यवादी भाई अलग थे। स्वतंत्र पार्टी हमारे यहाँ आजादी के बाद बनी थी जो जमींदारों की पार्टी थी। स्वतंत्र पार्टी ये कह रही थी नेहरू जमींदारी क्यों खत्म कर रहे हैं। कम्युनिस्ट ये कह रहे थे कि नेहरू अमीरों को तुरंत खत्म ही क्यों नहीं कर दे रहे हैं। तो नेहरू ने कहा यार तुम लोग अतिवादी बात करते हो, होले होले करने दो काम, और हमारा से काम होगा तो सब काम कर लेंगे। तो ये नेहरू की पॉलिसी थी। इसलिए कई बार अतिवाद होना सिद्धांत बड़ा अच्छा हो सकता है, व्यवहार में लागू ना हो पाए। इसलिए अब कई लोग होते हैं बड़े जो बुद्धिजीवी किस्म के लोग होते हैं, कई बार मैंने देखा है बहुत प्रतिभाशाली लोग जीवन में सफल नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने अपने खाका खींच लिया कि जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा मैं काम शुरू नहीं करूंगा। क्यों वो काम मिले, जबकि धीरे धीरे चलते जाएंगे तो हो सकता है जो आपने नहीं सोचा है वो सारी चीज मिलता चले जाए। लेकिन जब आपने मान लिया कि ना ना मुझे वही परफेक्ट चीज चाहिए, तो फिर दूर होती चली जाती है। तो ये तो सब सवाल यही है लागू कहाँ होगा। लेकिन यही विचारों की दुनिया है, लागू नहीं होगा तो कम से कम वर्तमान व्यवस्थाओं को थोड़ा करेक्ट कर लिया जाए। इसलिए हम सारे विचार पढ़ लेते हैं। अब भारत के लिए भी उन्होंने विचार दे दिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग चेंज कर लीजिए, आमूलवादी मानववाद और भारतीय विकास की योजना। आमूलवादी मानववाद और हाँ हेडिंग है, और भारत के विकास की योजना। भारत के विकास की योजना। पहला पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद नेहरू के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए भारी औद्योगिकीकरण की नीति अपनाई गई। देश के विकास के लिए भारी औद्योगिकीकरण की नीति अपनाई गई, जिससे औद्योगिक विकास का परिणाम क्रमिक रूप में आम जनता को प्राप्त होगा। उनकी विकास योजना को ही पीपुल्स प्लान का नाम दिया गया। उन्होंने अपने विकास की योजना को पीपुल्स प्लान कहा।
पीपुल्स प्लान कहा और उनके अनुसार भारत के विकास हेतु पहले कृषि के औद्योगिकरण की आवश्यकता है। भारत के विकास हेतु पहले कृषि के औद्योगिकरण की आवश्यकता है। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा, कि अमेरिका में उद्योगों के विकास के पहले कृषि के औद्योगिकरण पर बल दिया गया। अमेरिका में उद्योगों के विकास के पहले कृषि के औद्योगिकरण को बल दिया गया, जबकि भारत में कृषि के विकास की उपेक्षा कर दी गई। अच्छा, एक खास बात है, देखिए जब आदमी बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, अलग थलग हो जाता है, तो देहरादून शिफ्ट हो गए थे और हिमालय में घूमते थे और उसके बाद अच्छे अच्छे विचार लिखते थे। उन्होंने संविधान का अपना ड्राफ्ट भी बना लिया, भले कोई लागू करे और न लागू करे। अगला पॉइंट है, ऐसा भी कहा जाता है कि उनके द्वारा, अगला पॉइंट, ऐसा भी कहा जाता है कि उनके द्वारा निर्मित योजना से मिलता जुलता विचार 1944 में, बॉम्बे प्लान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बॉम्बे प्लान, उनके द्वारा मिलता जुलता विचार 1944 में बॉम्बे प्लान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1944 में बॉम्बे प्लान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने भविष्य के भारतीय संविधान के एक प्रारूप का भी निर्माण किया था। भविष्य के भारतीय संविधान के निर्माण का प्रारूप भी तैयार किया था, जो विकेंद्रीकृत दल विहीन लोकतंत्र पर आधारित था। तो जो नेहरू ने विकास की नीति अपनाई थी, जिसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहा जाता था, तो उसके समर्थक वो नहीं थे। वो क्या करते थे कि पहले हमारे यहाँ, अच्छा ये बात उनकी बड़ी आज भी प्रासंगिक है, देश के इतने विकास के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी मार्जिनलाइज है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी गड़बड़ाया हुआ है। इसलिए एग्रीकल्चर का जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कैसे होगा?
भारत में आज की डेट में इकोनॉमी की भाषा में कहा जाए तो एक बड़ा इम्बैलेंस है इकोनॉमी में। यह असंतुलन क्यों है? क्योंकि हमारे सर्विस सेक्टर ज्यादा डेवलप है मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर की तुलना में। तो ये बड़ा ही इम्बैलेंस है, जबकि होता क्या है, पहले एग्रीकल्चर डेवलप होना चाहिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग और फिर सर्विस सेक्टर। लेकिन एमएन रॉय का विचार केवल इतना ही है। अब पता नहीं क्या क्या सवाल आप लोगों ने पूछा है। अब अच्छा, कई लोग तो प्रश्न का ही समर्थन कर देते हैं, तो प्रश्न पूछिए, प्रश्न का समर्थन क्या? अच्छा, आगे किसी ने पूछा है, क्या उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में स्वतः संज्ञान ले सकता है? अनुच्छेद 32 में एकदम लेता है। जनहित याचिका का मतलब ही यही है, एकदम लेता है। फिर किसी ने कहा जाति का परिवर्तन वर्ग में, वर्ग का परिवर्तन जाति में कैसे होता है? आप याद रखिए, अब ये बात लोहिया ने कही है, लोहिया ने कहा भी है कि सामाजिक व्यवस्था में देखा जाए तो भाई जो आर्थिक रूप में शक्तिशाली हुआ वो अपने आप में वही तो बड़ी जातियां बन गई। उनका कहना ऐसा है, और समय समय पर जाति ही वर्ग के रूप में कहा जाता है, जो मंडल कमीशन ने कहा भी है। अब देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अतीत में जाएंगे, बिपिन चंद्र की किताब पढ़ेंगे तो उनके बहुत सारे लोगों में ऐसा संक्रमण दिखा जाता है। एमएन श्रीनिवासन ने भी बात कही है कि भारत में जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती जाती है जाति का भी संक्रमण हो जाता है। एमएन रॉय इस मान्यता से असहमत है कि पश्चिमी समाज मूलतः भौतिकवादी है जबकि भारतीय समाज आध्यात्मिक है। तो प्रश्न है कि एमएन रॉय का दृष्टिकोण भारतीय समाज को लेकर क्या था? भाई एमएन रॉय का दृष्टिकोण बिल्कुल भारतीय समाज को लेकर यह था कि भारतीय समाज पिछड़ा है, अज्ञानी है, अत्यधिक, क्योंकि वो पूरा वेदांतिक परंपरा को धर्मान्विता मानते थे। तो क्या करते थे, भारत में गलतफहमी है कि यहाँ बड़ी आध्यात्मिक बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप में भी पहले मध्यकाल में ऐसा था। तो भारतीय परंपरा की बिल्कुल बात नहीं करते थे, वो पूरी तौर पर पश्चिम से प्रभावित थे। किसी ने कहा क्षमावादी समाजवादी का मतलब क्या होता है? क्षमावादी समाजवादी का मतलब होता है समाजवादी होना नहीं, अनमने मन से समाजवादी स्वीकार कर लेना। क्योंकि इस बात पे नेहरू की बहुत लोग आलोचना करते थे, नेहरू गुलाब क्यों रखते हैं? भाई नेहरू की भी आलोचना इसी बात पे, नेहरू पूंजीपतियों के साथ रहते हैं, ऐसी आलोचना हो जाती थी। अब भाई व्यक्तिगत संबंध अलग किस्म के होते हैं। और हमारे यहाँ तो आप देखें, हमने फिर कहा कि एक बड़ा गड़बड़ मतलब ये मान लिया गया कि समाजवाद का मतलब होता है कि पूंजीवाद का विरोध। अरे पूंजी नहीं रहेगा तो वितरण क्या करेंगे आप? पूंजी तो होना चाहिए। तो लेकिन क्षमावादी समाजवादी का मतलब है कि रियल में समाजवादी नहीं थे, वो अनमने थे, दिखाने के लिए थे। कौटिल्य के चिंतन में अर्थ का तात्पर्य शासन कला के संदर्भ में हमेशा याद रखिए, कौटिल्य ने जब ये अर्थ की बात की है तो अर्थ का मतलब क्या है? भूमि। भूमि पे लोग हैं, अर्थ को भूमि के अर्थ में यूज किया, और भूमि पे लोग हैं, जहां लोग होंगे वहां शासन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप में अर्थ का विचार किससे जुड़ गया? शासन और शासन कला से। किसी का धर्म इज इक्वल टू मानवता नैतिकता है तो हिंदू इस्लाम क्या है? अगर धर्म है तो हमें क्या इसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए? संदेह? अरे भाई सीधी सी बात है। हमने फिर कहा धर्म का मूल पर्याय क्या है? कर्तव्य और नैतिकता। और पूरी दुनिया में देखेंगे आप, पूरी दुनिया में हिंदू इस्लाम क्रिश्चियनिटी जहां भी आप देखेंगे वहां परंपराओं में भिन्नता होगी पहला। लेकिन इस मामले में जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, डॉक्टर अब इसे कह लीजिए कि तो धर्म नहीं है, कल्चर है। हिंदुज्म धर्म को परिभाषित करना बड़ा कठिन है, उस अर्थ में धर्म ही नहीं है कि भाई एक ही उपासना का तरीका हो। आप देखिए दुनिया के जितने ईसाई हैं एक ही ईसा मसीह की उपासना करते हैं, अनेक। ईसा मसीह तो एक ही है, जीसस क्राइस्ट तो एक ही है। हिंदुज्म में उपासना किसकी किसकी होती है? नदी से लेके पीपल से लेके 33 कोटि के देवता है हमारे यहाँ। तो सब देवता है, वरुण देवता है, सूर्य देवता है, सब कुछ देवता है। इस अर्थ में हिंदुज्म की तुलना किसी से नहीं। तो हिंदुज्म, इसी बात को लोग कहते हैं हिंदुज्म, कुछ लोग कहते हैं धर्म ही नहीं है, कल्चर है ये। उस अर्थ में ये उपासना पद्धति नहीं है, जीवन शैली है ये। बस सुबह उठकर, कई लोग देखे सुबह उठ के सूर्य देवता की पूजा उपासना कर रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं। अब इसे कैसी उपासना पद्धति से आप जोड़ेंगे? तो इससे पहले हम इस बात को बता चुके हैं। और अब देखेंगे जैसे कि एक कोई धार्मिक ग्रंथ यहाँ पे भी नहीं है, एक कोई उपासना स्थल। अरे अभी तो मंदिर अंदर बनने लगे, मंदिर थोड़े, यहाँ तो जीवन धर्म लोगों में समाहित होता है। तो गंगा नदी में जाके नहाना अभी कौन से धर्म का पार्ट है?
इसलिए कहा जाता है कि उस अर्थ में हिंदुइज्म कभी धर्म नहीं रहा। अब इसकी दो व्याख्या हो जाती है, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अलग तरीके से व्याख्या की है। क्या मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स के विचारों में दल विहीन लोकतंत्र का मूल आधार है? मैं मार्क्स के हिसाब से न दल होगा न तंत्र होगा, न दल होगा न तंत्र होगा और समुदाय होगा। अच्छा बताइए, गांधी और एम एन रॉय को अलग से बताने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि जब आप मार्क्सवाद गांधीवाद जब हम थियरी में पढ़ते हैं, थियरी में भी हम गांधी को कंपैरिजन करते हैं। अगर आप चाहें तो हम लिखवा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय खूब है, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एम एन रॉय और गांधी के बीच मैंने कुछ अंतर तो पहले बता रखा है। एम एन रॉय गांधी के बीच में वही अंतर होगा जो एक बार एक IAS मेंस में सवाल पूछा भी गया है, न भी पूछा जाए तो बेसिक कंपैरिजन तो आपको आना ही चाहिए। देखिए हम कितने कंपैरिजन करवा रहे हैं, जरूर थोड़ी कोई पूछा गया हो। पूछा जाए तो भी लिखिए, न पूछा जाए तो भी लिखिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो जब हम गांधी और एम एन रॉय में कंपैरिजन करते हैं, कोई गांधी क्या रॉय भारत के स्टालिन बनना चाहते थे? नहीं, स्टालिन से नाराज थे, स्टालिन नहीं बनना चाहते थे। तो आपको याद दिला दें, जब हम एम एन रॉय की बात करते हैं, एम एन रॉय गांधी में कभी भी तुलना करना हो तो बिल्कुल वही अंतर है जो गांधी और मार्क्सवाद के बीच अंतर है। एम एन रॉय और गांधी के बीच जब भी आप तुलना करना चाहेंगे तो वही सीधी सी बात है। अब एम एन रॉय गांधी के बीच तुलना कहाँ की जाए? अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, एम एन रॉय के दूसरे चरण से गांधी की तुलना की जाए या नव मानववाद से तुलना की जाए? इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, दोनों से हम कंपैरिजन करेंगे। जब आप एम एन रॉय को मार्क्सवादी रूप में देखेंगे, जब एम एन रॉय को मार्क्सवादी रूप में देखेंगे तो स्वाभाविक रूप में वो गांधीवाद से विरोध है, क्योंकि मार्क्सवाद भौतिकवादी विचार है, मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष का विचार है, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मूल आधार ही आध्यात्मिक है। अब एक ही शब्द से तमाम चीजें मिल जाती हैं। जिसका विचार आध्यात्मिक होगा नैतिकतावादी होगा। गांधी का विचार क्या था? सत्य अहिंसा के आधार पर समाज को बदलना। वर्ग संघर्ष की बात ही नहीं है, अतिरिक्त मूल्य का कोई विचार ही नहीं है। यानी गांधी का विचार बिल्कुल अलग किस्म का था कि समाज को देखने का तरीका भौतिकवादी नहीं, आर्थिक नहीं, आध्यात्मिक। यानी सब ईश्वर की संतान है, इसलिए समानता होनी चाहिए। यहाँ पे एकदम क्लियर कट अंतर आ जाता है। लेकिन जब एम एन रॉय को आप नव मानववादी के रूप में देखेंगे, जब एम एन रॉय को रेडिकल ह्यूमनिस्ट के रूप में देखेंगे तो एम एन रॉय गांधी में बड़ी दिलचस्प समानताएं रहती हैं। अंतर तो होता ही है, एम एन रॉय और गांधी में बड़ी दिलचस्प समानताएं रहती हैं। दोनों कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। और दिलचस्प समानता क्या जाती है कि अपने आप में दोनों के विचार नैतिकता की तरफ जाते हैं, दोनों विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, दोनों ही बात करते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए। दोनों के विचारों में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि संयोग से कुछ एलिमेंट है जो समान हो जाते हैं। खास तौर पर सेकेंड फेज में जब एम एन रॉय नियो रेडिकल ह्यूमनिस्ट के रूप में बात करते हैं, यद्यप जब एम एन रॉय से पूछा गया कि आपका विचार गांधी के नजदीक जा रहा है तो उनका ऐसी बात मत करना, हमारा विचार गांधी के नजदीक बिल्कुल नहीं जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी नव मानववाद के रूप में भी वो गांधी से अलग कैसे रहे? क्योंकि नव मानववाद के रूप में भी वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति को मानते थे। इसके बावजूद भी गांधी से अंतर उनका रहा, क्योंकि एम एन रॉय ने कभी भी आध्यात्मिक धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया। इसलिए एम एन रॉय ने गांधी के अर्थशास्त्र की आलोचना की। बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार हम इशू वाइज भी लिखते हैं, कई बार ऐतिहासिक घटनाक्रम से लिखते हैं। और ऐतिहासिक घटनाक्रम को ज्यादा इंप्रेसिव माना जाता है, क्योंकि प्रोफेसर का जो हमारा तरीका होता है वो ऐसे, अगर आप जैसे हमने इतिहास आपको बताया उसी क्रम में अगर आप लिख रहे हैं विचार को, बस इतिहास को लिखे तो घटनाक्रम के हिसाब से नहीं, विचारधारा के हिसाब से। जब 1920 के बाद, जब चौरी चौरा के बाद अगर ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए लिखेंगे तो आप याद रखिए आपका उत्तर ज्यादा इंप्रेसिव होता है। प्रोफेसर की मान्यता ऐसी है, वो थोड़ा आपको घटनाक्रम संदर्भ में बात दिखती है। इसका मतलब है अगर हम एम एन रॉय और गांधी की हम इस बात को तुलना करें तो इसके बावजूद भी अंतर हो जाता है। कैसे?
अब देखिए चीजों को लिखने के तरीके अलग अलग है। मान लीजिए कि हमने एम.एन. रॉय और गांधी की तुलना एक और भी तरीके से करना चाहे, ऐतिहासिक तरीके से, मुद्दों के हिसाब से, तो हमारे पास जब विषय वस्तु स्पष्ट है, जैसे चाहे उसका प्रेजेंटेशन करिए, एक नहीं, दो नहीं, 30 नहीं, तीसरे चौथे विकल्प पर विचार करिए। पहला एक बार विषय को अच्छे समझ लीजिए। कैसे? एम.एन. रॉय और गांधी में कहां गांधी को से ऊपर लिखेंगे भाई, गांधी को नीचे नहीं लिख सकते हम। महामानव थे गांधी, और बाकी तो हमारे यहाँ तो आलोचना सबकी हो गई। किसी आलोचना भगवान की होती है दोस्तों, जो परफेक्ट माना जाता है, तो बाकी मानव की आलोचना नहीं हो जाएगी तो संभव ही नहीं है हमारे यहाँ। और यही तो मानव बुद्धि की विशेषता है। तो आलोचनाएं कैसे हो सकती हैं? एक मुद्दा होता है कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, कि दोनों के अर्थ व्यवस्था का विचार क्या था, दोनों का आर्थिक प्रबंध क्या था, ऐसे मुद्दों के हिसाब से बात कर सकते हैं। अब दोनों का आर्थिक प्रबंध क्या था? अब देखेंगे कि एम.एन. रॉय क्या मानते थे? औद्योगिकरण, वैज्ञानिक क्रांति। यानी एम.एन. रॉय बाकायदा चाहे मार्क्सवादी के रूप में चाहे नव मानववादी के रूप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण के समर्थक थे। गांधी कैसा मानते थे? गांव आधारित लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वो गांवों का संघ बनाना चाहते थे। क्योंकि अगर देखिए शहरों में सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, आज की डेट में पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या तो यह है सेंट्रलाइजेशन। आपको पता है जिस तरीके से एक ही जगह जनसंख्या रह रही है, पानी की दिक्कत हो रही है। पानी की सप्लाई कहां से आएगी भाई? एक ही जगह जनसंख्या सारी रहने लगेगी तो आपको लगता नहीं कि संपत्ति का केंद्रीकरण होगा, विकास का केंद्रीकरण होगा। तो गांधी हमेशा इस बात को मानते थे, बहुत व्यवहारिक थे। तो अर्थ के प्रबंधन का तरीका अलग था, दोनों के चिंतन का दर्शन अलग था। दर्शन कैसे? दोनों की चिंतन की फिलॉसफी अलग थी। गांधी की फिलॉसफी क्या थी? आध्यात्मिक। गांधी की और रॉय की फिलॉसफी क्या थी? वैज्ञानिक, भौतिकवादी। चाहे वो मार्क्सवादी के रूप में चाहे वो नव मानववादी के रूप में, दोनों के दर्शन अलग थे। दोनों का इकोनॉमिक्स मॉडल अलग था, दोनों की फिलॉसफी अलग थी। यही तो क्लासिफिकेशन के तरीके हैं कि जरूर नहीं कि हम एक ही तरीके से प्रेजेंट करें चीजों को। अब हो सकता है आपके पास कोई अलग ही तरीका तो भी याद करना चाहिए जो मैंने नहीं बताया हो। मैं विषय वस्तु एक ही है, प्रेजेंटेशन तरीका आप सीखिए, आप अपने आप को मौलिक बनाते रहिए। फिर उसके बाद दोनों के राजनीतिक परिवर्तन के तरीके आप याद रखिए। किसी पॉलिटिकल फिलोसफर का मूल उद्देश्य क्या होता है? कैसे समाज का बदलाव किया जाए, कैसे राजनीति का बदलाव किया जाए, कैसे हम पॉलिटिकल चेंज करें, कैसे सामाजिक परिवर्तन करें, ये भी तुम्हारा पर्पस होता है। तो यहां भी अंतर है। अब देखेंगे कि एम.एन. रॉय और गांधी, तो गांधी के जो पॉलिटिकल चेंज का तरीका था वो उन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे नए उपकरण खोज डाले राष्ट्रीय आंदोलन में, जो कि शायद किसी की निगाह पे नहीं आते थे, अपने आप में मौलिक था। गांधी के सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन तरीका एक ही था, क्योंकि गांधी के लिए राजनीति समाज एक थी। गांधी के लिए राजनीति कोई सत्ता प्राप्त करने का माध्यम थोड़ी था। अच्छा, कल किसी ने तो ये भी ऑब्जेक्शन कर दिया था कि गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए थे तो क्यों पद नहीं प्राप्त किया? पद तो लिया। बेलगांव के सम्मेलन में एक ऐसा मौका था जब गांधी अध्यक्ष हुए थे, तो अध्यक्ष क्या था? वो सिंबॉलिक था, अध्यक्षता सिंबॉलिक था। तो पद, भाई किसी पार्टी का अध्यक्ष लेना कौन सा पद होता है? और कई बार देखिए अध्यक्ष पद भी लेने में कोई बुराई नहीं होती। हम यही गांधी का विचार था, पद नहीं लेते थे। पद भी लेने में कोई बुराई नहीं, बल्कि पद लेने में ज्यादा दायित्व है। सरदार पटेल हमेशा कांग्रेस कोषाध्यक्ष थे, और आप जानते हैं मैं कोषाध्यक्ष की बात क्यों कर रहा हूं? जिसके हाथ में पैसे हो, ईमानदारी उसकी टेस्ट होनी चाहिए। अरे भाई, जो गरीब आदमी है वो ईमानदारी तो है, गरीब आदमी सबसे ईमानदार है। उसे एक बार पैसा देके देखिए। और दोस्तों यही 99 कहानी, एक कहानी आपको बता दें। एक महाराजा थे, अब महाराजा थे और जा रहे थे सर्वेक्षण करने। सर्वेक्षण करते हुए जाते रहे थे तो महाराजा को गरीब किसान दिखा, बड़े चैन सो रहा था, मतलब अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटी झोपड़ी थी। और महाराजा रात में निकले थे, मंत्री से पूछा कि मंत्री, इस किसान के पास बताओ कुछ भी नहीं है, इतना चैन सो रहा है।
मेरे पास इतने बड़े राजमहल, मुझे नींद नहीं आती। तो मंत्री ने कहा, हुजूर माफ करिएगा, आपको 99 का चक्कर है। उनका ये क्या होता है? उनका अच्छा ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। उनका अगली रात आई है, अगली रात आई, फिर वो धड़ल्ले सो रहा था, बेतहासा, उसको आता ही पता नहीं कौन आगे पीछे है। तो मंत्री ने कहा, देखिए हुजूर, मैं कल से इसकी चैन खराब कर दूंगा, कल से इसकी नींद खराब हो जाएगी। राजा ने कहा, कैसे? कल से इसको 99 का चक्कर लगेगा। राजा ने कहा, सही बात बताओ। तो उन्होंने कहा, बस मुझे 100 सरफी अब दीजिए, 100 सोने के सिक्के दीजिए। 99 सोने का सिक्का क्रम से गिरा दिया उन्होंने, एक छोड़ दिया। अब किसान सुबह उठा, देखा, अब वो सोचा कि 99 मेरा एक इधर ही उधर होगा। अब वो दिन रात खेत इधर से खोद रहा है, उधर खोद रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। अगले दिन राजा आ रहा है तो उठ के खड़िया पर बैठा था वो। उनका महाराजा देखा, इसी को थे 99 का चक्कर। राजा ने कहा, अब मैं बिल्कुल समझ गया 99 का चक्कर क्या होता है। तो ये खास बात क्या है? गांधी का तरीका क्या था? सत्याग्रह। तो पद लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। पद से राजगोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और जब उन्हें ये जो आज का राष्ट्रपति भवन दिया तो वो पहले उन्हीं को दिया गया। राजगोपालाचारी उस भवन से उठ के भाग खड़े हुए। उनका, अरे ये तुम्हें भय लग रहा है, सारे सिक्योरिटी गार्ड लोग आ गए। उनका, अरे हुजूर आपको भय कहाँ लग रहा है, हम लोग यहाँ पे हैं। अरे उनका, मूर्खों, भय किसी जानवर से, आदमी से नहीं, इसके भव्यता से लग रहा है। दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग 5 स्टार होटल में जाके बड़े शौक से रहते हैं, कुछ लोगों को सफोकेशन होता है कि यार ये ठीक नहीं लग रहा है। दो नजरिए हैं जीवन के। तो इसलिए कोई पद पाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। पद तो दायित्व है, पद से अपना व्यक्तिगत लाभ लेने ला, यह समस्या है। पद का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए न किया जाए। तो ये बताइए, डीएम, सीएम, पीएम समाज की सेवा के लिए है, अपनी भलाई के लिए? यही तो आधुनिक राजा है। आधुनिक राजा तो यही है। इसलिए एमएन रॉय का परिवर्तन का तरीका क्या था? पहले जो मार्क्सवादी थे वर्ग संघर्ष की बात करते थे, और उनको पता चल गया वर्ग संघर्ष ठीक नहीं है। गांधी को पहले ही पता चल गया था। अच्छा, गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर दो ऐसे विचारक रहे जिनके जीवन में कोई चेंज नहीं आया। वो शुरू से अंत तक एक ही बात करते रह गए, बाकी इधर उधर करते थे, कभी मार्क्सवादी, कभी समाजवादी। और एमएन रॉय ने फिर बाद में कहा शिक्षा से क्रांति होगी, और दोनों तरीके से क्रांति नहीं हुई। तो ये भी एक तरीका है एमएन रॉय गांधी को कंपेयर करने का। तो ये बल्कि अर्थव्यवस्था, दर्शन, राजनीतिक विचार। अच्छा बताइए, अब देखिए स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है। अगर हमने एक तरीका ऐसा कंपैरिजन का बता दिया, इसको और जगह अप्लाई करके देख लीजिए। तो वो बात वहीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, और जगह हम अप्लाई करके देख लें कि क्या ऐसा मनु कौटिल्य में भी कंपैरिजन हो सकता है। हाँ, बस कौटिल्य और एमएन रॉय में कंपैरिजन करना मत शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपैरिजन भी कुछ मिलती जुलती चीजों से होता है। भाई ये तो आप इतनी समझ तो होना चाहिए। कौटिल्य और एमएन रॉय कंपैरिजन करने लगे, पूरा विचारधारा अलग है, पूरा परिप्रेक्ष्य अलग है। तो प्लेटो कंपैरिजन एरिस्टोटल से होगा, या प्लेटो को आप हर्नान के साथ लिख सकते हैं। अब प्लेटो कंपैरिजन मिल से थोड़े होगा, लॉक से नहीं होगा। अगर प्लेटो कंपैरिजन मिल लॉक से कर रहे हैं, इसका मतलब फिर आपका दिमाग खिसक रहा है, तो फिर गड़बड़ काम है वो। तो कंपैरिजन करते समय ध्यान रखिए किसका कंपैरिजन किससे किया जाए। अरे चिड़िया, कबूतर कंपैरिजन किससे करेंगे? तोते से। अब कबूतर कहें बकरी से कबूतर कंपैरिजन करेंगे तो अगला भी सोचेगा यार ये कुछ खिसक गया है लगता है। बकरी कंपैरिजन तोते से कर रहा है। भाई हर चीज श्रेणी होती है ना, तो इसलिए हर चीज कंपैरिजन करना है एक श्रेणी के विचारकों का, जो समानांतर थे, जो एक ही समाज को देख रहे हैं, एक ही समाज के 3 व्याख्यान कर रहे हैं, तो उनका कंपैरिजन स्वाभाविक है। गांधी को अम्बेडकर कंपैरिजन कर सकते हैं, एकदम पूछा जाएगा, हो जाएगा, या लिखवाने की जरूरत है? हाँ बताइए। स्वामी विवेकानंद जी राजनीति के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे और नहीं, स्वामी विवेकानंद तो राजनीति के ही बहुत समर्थक नहीं थे। वो कहा करते थे राजनीति की आवश्यकता क्या है, राजनीति तो विभाजक है। और वो जो जिस धर्म की बात करते, मानवता का धर्म था, लोगों के कल्याण का धर्म था, गरीबी हटाने का धर्म था, उनके हिसाब से धर्म क्या है? धर्म समाज की सेवा का माध्यम है। और वो तो बार बार कहते थे, और शायद उन्हीं के चिंतन से ये बात दिखती है।
कि बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स समर्थक क्यों नहीं थे। आप जरा सोच के देखिए, भारतीय समाज सदियों से इतना एक साथ रह रहा था, आज सारे डिवीजन पॉलिटिशियन ने कर रखे हैं कि नहीं है? सारा डिवीजन तो कोई, आपको चुनाव जीतना है। अब चुनाव जीतना है तो ये बताइए, जब नेहरू ने देश का शासन करना शुरू किया तो नेहरू के शासन में क्या खराबी थी? कि चलो भी इसलिए हमारे अशोक मेहता नेता थे समाजवादी पार्टी के, तो उनसे पूछा गया आप नेहरू का विरोध नहीं करते? उन्होंने कहा भाई नेहरू ऐसा क्या खराब काम कर रहे हैं जो विरोध हम करें? इसका आज मोदी ऐसा कौन सा खराब काम करे जा रहे हैं जो विरोध के लोग कर रहे हैं? यही तो बात आती है। लेकिन चूंकि भाई अब वो विरोध नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व कैसे आएगा, उनकी सत्ता में कैसे वो आएंगे? यही तरीका होता है। उस समय भी जो सत्ता में रहता है उसका विरोध हमेशा होता है, क्योंकि अगले आदमी को सत्ता माने है, तो अगले आदमी को सत्ता माने तो विरोध कैसे करेंगे? तो यही काम बीजेपी ने किया कांग्रेस के खिलाफ। इन्होंने धर्म का मुद्दा उठाया। अब कांग्रेस धर्म राजनीति सब जाति है, जारे बाकी जले, जाति को लेके धर्म को लेके सब आगे बढ़ते हैं। यही तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स से ही तो विभाजन होता है, धर्म से विभाजन कहाँ होता है? तो ये विवेकानंद पॉलिटिक्स को ही मानते थे। क्या राजनीति का विकेंद्रीकरण और अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण चाहते थे, कोई ऑप्शन गलत डी में आया नेट की काम। हाँ भी पूरा प्रश्न आप लाइए, मैं बता, चारों ऑप्शन बताइए, मैं बता दूंगा। आगे बढ़े। ये लिखवाना तो नहीं है? तो ये तरीके हैं, दो तरीके में बता दिए कंपैरिजन के, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए।